आज के एपिसोड में हम अपने जुरिस्डिक्शन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और टू स्टार्ट विद हम आज देखेंगे कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कौन कौन से प्रोविजंस में है, उसके क्या क्या अलग अलग एस्पेक्ट हैं। और आज हम मेजरली फोकस करेंगे सेक्शन 20 पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की जो बात है वो कहाँ पर है, सीपीसी में, सॉरी। ठीक है, तो जहाँ तक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कवर होता है अलग अलग, हम इसको 3 सब हेडिंग्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो प्रोविजंस हैं वो हैं आपके 16, सेक्शन 17 और सेक्शन 18। ये 3 सेक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। फिर हम बात कर सकते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर रॉन्ग टू पर्सन। ठीक है, रॉन्ग टू पर्सन, और ये डील होता है सेक्शन 19 में। और अब आता है रेजिडुअरी प्रोविजन। इसको हम रेजिडुअरी प्रोविजन कहते हैं। जो यहां पर नहीं आएगा, जो यहां पर नहीं आएगा, वो बचे हुए सारे जुरिस्डिक्शन हमें रेजिडुअरी प्रोविजन सेक्शन 20 से पता चलती है। ठीक है जी, तो कुल मिला के हमारी ये बात क्लियर हो गई कि अगर तो मामला है, देखिए जिस चीज को लेके आपने सूट डाला है, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी आपकी, इस प्रॉपर्टी का कब्जा किसी ने ले लिया और आपको पोसेशन अपना वापस चाहिए। ठीक है, कुल मिला के इस प्रॉपर्टी का मामला है, तो आप कहां पर जाएंगे? आप जाएंगे सेक्शन 16, 17, 18 में। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो बात करता है। दूसरा, मान लीजिए मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जो मूव की जा सकती है। विल नॉट गो इन द डिटेल्स ऑफ द डेफिनेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, उसी को देखते हैं बस। तो अगर प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर किसी व्यक्ति के साथ कुछ रॉन्ग कर दिया और उसका कंपनसेशन का केस है, मान लीजिए मिस्टर ए हैं और मिस्टर ए ने बी के अगेंस्ट कुछ डिफेमेटरी स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, तो ये मिस्टर बी के अगेंस्ट रॉन्ग हो गया ना, तो ऐसे कोई भी मामला होगा वो कहां जाएगा? सेक्शन 19 में। ठीक है, और जो यहां पर भी नहीं आ रहा है और यहां पर भी नहीं आ रहा है ना, तो वो 16, 17, 18 में आ रहा है, क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, वो रॉन्ग टू पर्सन भी नहीं है, तो वो कहां जाएगा? रेजिडुअरी प्रोविजन हमने बता दिया सेक्शन 20 में भाई। फिर हमें सेक्शन 20 से पता चलता है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहां पर बनेगी। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 20 की। देखिए सेक्शन 20 बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है। अगर सवाल ये है, देखिए टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है कि भैया आप सूट कहां फाइल करेंगे, सूट वेयर फाइल। ठीक है, तो सेक्शन 20 हमें बताता है कि सूट फाइल करने के हमारे पास फॉलोइंग ऑप्शंस है। प्लेंटिफ के पास फॉलोइंग ऑप्शंस हैं कि वो सूट अपनी कहां पर दाखिल कर सकता है। सबसे पहला तो आता है डिफेंडेंट जहां पर रहता हो, एक्चुअली या एंड वॉलंटरली रिजाइड्स। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट। दूसरा, डिफेंडेंट जहां पर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। इन सब का मैं मतलब बताऊंगा आपको। पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है। पर्सनली का अपना एक इंपॉर्टेंस है, वर्क्स फॉर गेन का अपना एक इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आ जाइए, ये हो गया आपका सेकंड, और देन यू कम टू दी थर्ड, कैरिंग ऑन बिजनेस, जहां पर डिफेंडेंट बिजनेस कैरी कर रहा है। बिजनेस का मतलब क्या होता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो हम सब देखेंगे। तो कहां कहां प्लेंटिफ अपना सूट डाल सकता है? जहां पर डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिजाइड कर रहा हो, जहां पर डिफेंडेंट पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा हो, जहां पर डिफेंडेंट कैरिंग ऑन बिजनेस कर रहा हो, इन तीनों में से कहीं भी डाल सकता है। और साथ में एक और दे दिया, कहा जहां पे कॉज ऑफ एक्शन, अब शुरुआत से सीपीसी जब से हमने शुरू की है, हम कॉज ऑफ एक्शन पे बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं। और मैंने ये बात आपको तब भी कहा था कि अगर हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सब जितने भी हमने बेसिक्स जो शुरुआती एपिसोड्स में किए थे, अगर वो हमारे क्लियर हो जाते हैं तो फिर हमें आगे के प्रोविजन समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो अब जैसे इफ यू नो द मीनिंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बेटर। तो कह रहा है कि भैया कहां डाल सकते हैं? जहां पर कॉज ऑफ एक्शन होली या पार्टली अराइज हुआ हो। भाई देखिए, मान लीजिए ये 2 जुरिस्डिक्शन है, ऐसा हो सकता है ना कि कॉज ऑफ एक्शन पूरा पूरा यहीं पे अराइज हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है
कि भैया कॉज ऑफ एक्शन थोड़ा इसमें अराइज हुआ है, थोड़ा इसमें अराइज हुआ है। जब हम कॉज ऑफ एक्शन के आपको एग्जांपल्स बताएंगे तभी आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इन दोनों में से वो कहीं भी डाल सकता है। तो जरूरी नहीं कि जहां पर पूरा कॉज ऑफ एक्शन आ रहा है वहीं पर डले, ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसा बहुत बार हो सकता है कि कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग जगह पे अराइज हो रहा हो। ठीक है, मान लीजिए ये जुरिस्डिक्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहां पर हो सकता है इन चारों जगह पे कॉज ऑफ एक्शन पार्टली अराइज हो रहा हो। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरा कॉज ऑफ एक्शन एक ही जुरिस्डिक्शन में है, इसलिए दे हैव बोथ यूज्ड बोथ द वर्ड्स होली एंड पार्टली। ठीक है, तो मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूं भैया, सेक्शन 20 हमें क्या बोलता है? सेक्शन 20 हमें बोलता है कि हमारे पास प्लेंटिफ्स के पास अगर वो सूट डालना चाहता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, वो कहां का सूट डाल सकता है। तो हमने ऑप्शन देखा, सबसे पहला ऑप्शन आया जहां पर एक्चुअली या वॉलंटरली, एक्चुअली एंड वॉलंटरली डिफेंडेंट रहता हो, उसका जहां पर घर है, जहां पर वो पर्सनली वर्क फॉर गेन करता हो और कैरिंग ऑन बिजनेस। और चौथा हमने कहा जहां पर भैया आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, आप क्यों आए कोर्ट, आपका कुछ कॉज होगा ना। हर वो फैक्ट जो प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़े अपने पक्ष में जजमेंट लेने के लिए, दैट इज कॉज ऑफ एक्शन। तो जहां पर वो अराइज हुआ है वहां पर भी सूट डाला जा सकता है। तो अपने पास ये 4 ऑप्शंस हो गए। अब इन एक एक ऑप्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं रेजिडेंस वाले को। तो क्या क्या शब्द थे? एक्चुअली एंड वॉलंटरली रेजिड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या हो गया, रेजिड्स को ही देखते हैं। क्या है रेजिड्स का मतलब? कि भैया उसका वहां पे रेजिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो विजिटर है। मान लीजिए मिस्टर ए जो है वो रहते हैं चंडीगढ़, ये अपना चंडीगढ़ है। अब मिस्टर ए के जो भाई हैं वो रहते हैं जी दिल्ली, ये ब्लू में अपना दिल्ली है। अब मिस्टर ए हैं जो वो चंडीगढ़ से दिल्ली गए हुए हैं, तो ये इनका रेजिडेंस नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? मान लीजिए वो एक हफ्ते के लिए हैं, लेट्स टेक इट दिस वे, फॉर 1 वीक। तो क्या क्यों नहीं माना जाएगा? ही जस्ट मेरली अ विजिटर यार। क्या उसकी इंटेंशन है यहां पर रहने की? भाई वो अपने घर ही तो रहेगा ना। क्या उसकी इंटेंशन है कि वो यहां पर रहे? और यहां पर भी एक चीज और है, इंटेंशन परमानेंट रहने की। परमानेंट इज द कीवर्ड। तो जब हमें देखना हो कि ये इसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है या नहीं, हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि क्या उस पर्टिकुलर जगह पर रहने की उसकी परमानेंट रहने की इंटेंशन है। अब परमानेंट कभी तक नहीं होता, मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि परमानेंट रहने की उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि वो आखिरी सांस तक वही रहेगा। कुछ लेवल की परमानेंसी होनी चाहिए भाई, 1 साल 2 साल, बट दैट विल डिपेंड ऑन दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस एंड इंटेंशन ऑफ द पार्टी। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं हम दूसरे शब्द की इंटरप्रिटेशन पे, एक्चुअली। एक्चुअली का भी वही मतलब जो अभी हमने यहां पर देखा कि वो असलियत में, मतलब रियल में वहां पर रहना उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। मान लीजिए ये मिस्टर ए हैं और ये रहते हैं जालंधर में, ये जालंधर है जी, ठीक है, और ये अब चले गए सूरत फॉर 1 मंथ फॉर सम बिजनेस वर्क, ठीक है, या फिर किसी पर्सनल काम के लिए गए। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मिस्टर ए इज प्रेजेंटली एक्चुअली स्टेइंग इन सूरत? द आंसर इज इट विल डिपेंड ऑन द इंटेंशन ऑफ मिस्टर ए। हम यहां पर उनका एनिमस चेक करेंगे। अब आप बोलेंगे एनिमस क्या होता है? मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। दिस इज योर होमवर्क, गो एंड चेक गूगल। थोड़ा बहुत तो खुद भी गूगल करो यार। इफ आई कंप्लीटली स्पून फीड थिंग्स टू यू देन यू माइट नॉट रिमेंबर द थिंग्स। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये, ताकि अगर आप गूगल पे जाके इसे चेक करेंगे, वीडियो को पॉज करके चेक करेंगे, गूगल पे जाएंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो एनिमस इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि भाई मिस्टर ए की इंटेंशन क्या थी। क्या वो यहाँ पर सूरत में परमानेंट सेटल होना चाह रहे थे? इफ द आंसर इज नो देन इट विल नॉट बी अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए मिस्टर बी हैं जो प्लेंटिफ हैं और उनको सूट डालना है और वो जाके सूरत में डाल दें कि भाई ये 1 महीने से सूरत में गया हुआ था इसलिए मैंने सूरत में डाल दिया क्योंकि इसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस सूरत है। नहीं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस सूरत नहीं होगा क्योंकि यहां पर उनकी परमानेंट सेटल होने की इंटेंशन नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। अब पकड़ते हैं इस वर्ड को, वॉलंटरी को। ये जो शब्द है, देखिए जो रेजिडेंस है ना वो वॉलंटरी होना चाहिए। मान लीजिए मिस्टर ए हैं
ये जालंधर के रहने वाले, इनका घर जालंधर है, लेकिन ये किसी ऑफेंस में जेल में हैं, डिटेंशन में हैं, सेंटेंस पूरी कर रहे हैं या फिर कस्टडी में हैं, वॉटएवर, ये दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। तो ये क्योंकि वॉलंटरी नहीं है इनका रेजिडेंस यहां पर, भाई जबरदस्ती है ना, क्योंकि उन्होंने कुछ ऑफेंस किया है और कोर्ट ने उन्हें कहा है कि आपको यहां पे रहना है, चाहे वो सेंटेंस के रूप में हो, चाहे वो कस्टडी के रूप में हो। तो वॉलंटरी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर व्यक्ति वॉलंटरी रह रहा है वहां पर उसका रेजिडेंस काउंट किया जाएगा। तो आई होप ऑल दीज 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर क्लियर विद यू। क्या क्या था आपका? एक्चुअली एंड वॉलंटरली रेजाइड्स। ठीक है, एक्चुअली एंड वॉलंटरली रेजाइड्स। तो हमें बेसिकली उसकी इंटेंशन देखनी है कि क्या वो यहां पर परमानेंट सेटलमेंट के लिए आया था या वो क्या कर रहा था, या वो टेम्पररी के लिए था। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। अब समझते हैं पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। देखिए, इसमें मैंने आपको कहा था कि हर शब्द का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, पहले हम समझते हैं वर्क्स फॉर गेन क्या है। देखिए, जब भी आप कोई, देखिए आप काम किसको बोलते हैं, बहुत सिंप्लीफाई करते हैं यार। ठीक है, काम किसको बोलते हैं? या तो कोई मेंटल एक्टिविटी करेंगे आप, भाई काम करना है तो आप पढ़ाते हैं, दिमाग का कुछ काम करते हैं, आप सीए हैं, आप डॉक्टर, आप मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, इंजीनियर आप मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप वकील आप मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। भाई ये 2 ही तरीके की तो एक्टिविटी हो सकती है ना जो आप काम करेंगे। तो पहली चीज क्या हो गया, वर्क क्या हो गया? मेंटल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी विद द इंटेंशन टू गेट रेम्यूनरेशन, जिसको हम सैलरी भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो भैया आप कुछ काम कर रहे हैं जो कि मेंटल एक्टिविटी भी हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी इंटेंशन है। देखिए, इंटेंशन का बहुत बड़ा खेल है। इंटेंशन है कि आप उस काम के एवज में कुछ रेम्यूनरेशन या सैलरी लेंगे। तो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप चैरिटी वर्क कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन ही नहीं है कि उससे कुछ पैसा कमाने की, तो भैया वो वर्क फॉर गेन नहीं है। अब मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट चार्जिंग एनी फीस फ्रॉम यू, आई एम नॉट टेकिंग एनी पेनी फ्रॉम यूट्यूब। तो दिस इज नॉट वर्क फॉर गेन, दिस इज वर्क फॉर चैरिटी। बिकॉज माई इंटेंशन, यहां पर मेरी इंटेंशन वो आपसे किसी भी तरीके की फीस या कुछ लेने की नहीं है। दैट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दिस इज नॉट वर्क फॉर गेन। वर्क फॉर गेन में जो काम कर रहा है उसकी इंटेंशन का बहुत बड़ा खेल है। और इंटेंशन का क्या खेल है भाई? उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो वहां से कुछ रेम्यूनरेशन या सैलरी ले। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक छोटा सा एक प्रॉब्लम बोलता हूं आपको। मान लीजिए एक पंडित जी हैं, प्रीस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो पूजा कराते हैं। ठीक है, पंडित जी हम लिख लेते हैं यहां पे। ठीक है जी, जो हमारे मंदिर में हमारी पूजा करवा रहे हैं सब। अब क्या वो वर्क फॉर गेन कर रहे हैं? देखिए, अब ना हमें यहां पर ये देखना पड़ेगा, इस चीज का जवाब देने से पहले सीधा ना, मतलब आप धर्म और धार्मिक चीजों में ना जाके लॉ को समझिए। ये मत सोचिए कि पंडित जी हैं, आरती कर रहे हैं, तो भाई वो वर्क फॉर गेन थोड़ी ना है, वो तो आध्यात्म का काम है। नहीं नहीं, हमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। मैंने आपको क्या कहा भाई? यहां पर एक्टिविटी है जी, बिल्कुल एक्टिविटी है। क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं भाई, आरती कर रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, जो वहां पर आ रहा है उसका ध्यान रख रहे हैं, साफ सफाई करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो मंदिर में। ठीक है, अब देखिए एक्टिविटी हो गया। उनकी इंटेंशन वहां से कुछ रेम्यूनरेशन लेने की है? अब ये सवाल आता है, अगर इंटेंशन रेम्यूनरेशन की है तो वो वर्क फॉर गेन हो जाएगा। और ये कैसे पता चलेगा? इस बात से पता चलेगा कि क्या वो सैलरी ले रहे हैं वहां से कुछ। भाई क्या वो वहां से, जो मंदिर का ट्रस्ट है, वहां से कुछ सैलरी ले रहे हैं? अगर तो वो सैलरी ले रहे हैं तो इसका मतलब उनकी इंटेंशन सैलरी लेने की थी। नहीं तो मना कर देते ना, जनाब मेरे को सैलरी मत दीजिएगा, देखिए आप, मैं तो भगवान की कदमों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया हूं। नो, ही सेड आप सैलरी लेंगे क्या? ही सेड हाँ जी ले लेंगे। तो सैलरी अगर ले रहा है तो उसकी इंटेंशन क्या है? रेम्यूनरेशन और सैलरी की है, तो ये वर्क फॉर गेन हो गया। लेकिन मान लीजिए सैलरी नहीं ले रहे हैं, तो फिर क्लियर कट क्या है? नो इंटेंशन ऑफ रेम्यूनरेशन, सो इट इज नॉट वर्क फॉर गेन। तो मान लीजिए कल को ये मिस्टर ए जो हैं, ये हमारे मंदिर के पंडित जी हैं,
और बी इनके अगेंस्ट अगर सूट डालते हैं तो देखिए इनका जो घर है पंडित जी का वो है दिल्ली में, वो जिस मंदिर में पुजारी हैं वो है आपका मान लीजिए रोहतक में, ठीक है, और जी कॉज ऑफ एक्शन आपका हुआ है ये मान लीजिए कहीं जयपुर में, ठीक है। तो अब कहां कहां इनके अगेंस्ट सूट डाला जा सकता है? देखिए रेजिडेंस कहां पर था इनका? दिल्ली में था, ठीक है। अब ये अच्छा ये यहां पे रहते नहीं है मंदिर में, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, अगर ये मंदिर में रहेंगे, अगर पुजारी जी इसी मंदिर में रहेंगे तो उनका रेजिडेंस भी रोहतक हो गया, लेकिन मैंने उनको क्या कहा कि दिल्ली में रेजिडेंस है, रोहतक में वो पूजा करते हैं। वो क्या करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं और 5:30 बजे तक वो रोहतक पहुंच जाते हैं और शाम को वो 8 बजे वापस दिल्ली आ जाते हैं काम अपना करके, पूजा सब देख दाख के, ठीक है। तो यहां पर जो मिस्टर बी थे उन्होंने क्या कहा कि भैया मैं तो रोहतक में केस डालूंगा क्योंकि वो यहां पर वर्क फॉर गेन कर रहे हैं। तो हमारे सामने सवाल आया कि वर्क फॉर गेन कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो हमारा सवाल किस चीज ने सॉल्व किया? हमारा सवाल सॉल्व किया पंडित जी की इंटेंशन ने, और इंटेंशन कहां से पता चली? सैलरी ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अगर वो सैलरी नहीं ले रहे हैं तो उनकी इंटेंशन नहीं थी। अगर मान लीजिए वो यहां पे ऑफरिंग्स ले रहे हैं कि जो चढ़ावा आ रहा है वो अगर वो ले रहे हैं तो भी नो, दिस इज नॉट पर्सनली वर्क फॉर गेन, क्योंकि चढ़ावा इज नॉट समथिंग विच इज कांस्टेंट। भाई किसी दिन 100 रुपए आ गया, किसी दिन 1000 रुपए आ गया, किसी दिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो श्रद्धालु आया ही नहीं और उस दिन 0 है। तो देर इज नथिंग कंटिन्यूटी या कॉन्सिस्टेंसी इन दिस। सो ऑफरिंग्स को हम सैलरी या रेम्युनरेशन नहीं मान रहे हैं, और सैलरी या रेम्युनरेशन नहीं है तो भैया दैट इज नॉट वर्क फॉर गेन, ठीक है। अब देखिए एक शब्द और था यहां पर जो था पर्सनली, इसको भी देखेंगे यार। ग्रीन लेता है, यस, ठीक है, पर्सनली। तो वर्क फॉर गेन वो काम कर रहा है मेंटल कैपेसिटी, मेंटल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, इंटेंशन टू अर्न, रेम्युनरेशन और सैलरी, और वो खुद कर रहा है, नॉट थ्रू समबडी, नॉट थ्रू समबडी, ठीक है। वो खुद उस काम को कर रहा है, वो काम किसी को आगे डेलीगेट नहीं कर रहा है। दिस इज द रिलेवेंस ऑफ पर्सनली। सो आई होप दिस इज क्लियर। ही इज डूइंग दैट वर्क हिमसेल्फ। अब तीसरे एस्पेक्ट पे चलते हैं। तीसरा एस्पेक्ट क्या था? कैरिंग ऑन बिजनेस। देखो पहले समझते हैं बिजनेस क्या होता है और फिर इसके दूसरे पहलुओं पे आएंगे। बिजनेस का मतलब है कि आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, and that commercial activity you are doing with the intention of earning profit. प्रॉफिट अर्न करने की इंटेंशन से आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप कैरिंग ऑन बिजनेस माना जाएगा, ठीक है। तो अब जब हमें देखना है कि भैया ये यहां पर कैरिंग ऑन बिजनेस कर रहा है नहीं कर रहा, हमें क्या चीज देखनी पड़ेगी? हमें 2 इंग्रेडिएंट देखने पड़ेंगी कि क्या वो व्यक्ति वहां पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, इज दैट पर्सन डूइंग एनी कमर्शियल एक्टिविटी देयर, फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। एंड सेकेंड इज कि जो वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है वो उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या है, क्या उसकी इंटेंशन प्रॉफिट कमाने की है? अगर उसकी इंटेंशन प्रॉफिट कमाने की है तो यस ही इज डूइंग अ बिजनेस देयर। अब देखो यहां पर आपको ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट करनी पड़ेगी जिससे आपका एक फंडा क्लियर होगा। देखो यहां पर क्या कह रहे हैं? कैरिंग ऑन बिजनेस, इसके आगे कुछ नहीं कह रहे ना। लेकिन वर्क फॉर गेन में क्या था? पर्सनली वर्क फॉर गेन, पर्सनली था ना वर्क फॉर गेन में, लेकिन यहां पर नहीं है। तो यहां पर क्यों नहीं है? यहां पर इसलिए नहीं है क्योंकि पर्सनली वर्क फॉर गेन में क्या था कि वो काम वो पर्सनली खुद कर रहा हो, ठीक है जी, वो किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता। लेकिन बिजनेस का जो काम है वो किसी और को भी डेलीगेट कर सकता है। सो नाउ दिस इज क्लियर कि बिजनेस में डेलीगेशन हो सकता है क्योंकि वहां पर पर्सनली शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, और क्योंकि वर्क फॉर गेन में पर्सनली शब्द का उपयोग किया गया था तो वहां पर आप अपने काम को डेलीगेट नहीं कर सकते। अब डेलीगेट कर सकते हैं, कैरिंग ऑन बिजनेस में डेलीगेट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला भैया
अगर आप किसी और व्यक्ति के थ्रू, दैट इज योर एजेंट, अगर आप किसी और व्यक्ति के थ्रू भी कैरिंग ऑन बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। देखिए ये मिस्टर ए हैं, ये रहते हैं दिल्ली में और इनका काम जो है वो है चंडीगढ़ में। लेकिन ये चंडीगढ़ में खुद काम नहीं करते हैं, मतलब बिजनेस नहीं करते हैं। मेरे काम से मेरे कहने का मतलब इस एग्जाम्पल में बिजनेस था। ये अपना बिजनेस कर रहे हैं किसी एजेंट के थ्रू, मिस्टर एक्स, ये इनके मैनेजर हैं, ये सारा इनका काम संभालते हैं, जो इनके एजेंट हैं, ठीक है, मिस्टर ए के। तो यहां पर अगर सूट डालना हो हमें तो हम कहां डाल सकते हैं? हम दिल्ली में भी डाल सकते हैं जहां पर वो रिजाइड कर रहे हैं, और हम चंडीगढ़ में भी डाल सकते हैं, बिकॉज यहां पर उनका कैरिंग ऑन बिजनेस का प्लेस है। तो वो बेशक खुद काम नहीं कर रहे हैं, खुद बिजनेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन अगर वहां पर मान लीजिए वर्क फॉर गेन होता, तो वर्क फॉर गेन में जब आप काम कर रहे हैं रेम्यूनरेशन, इनकम और सैलरी के लिए, तो आपको वहां पर पर्सनली करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसकी इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करनी है, तो आप वो अपने एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई काम फ्रीलांसर से करा रहे हैं, देन फ्रीलांसर विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एजेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ए जो है वो दिल्ली में रह रहे हैं और उन्होंने अपना कोई बिजनेस का काम फ्रीलांसर से करवाया चंडीगढ़ में, तो इन दैट केस फ्रीलांसर विल नॉट बी एन एजेंट, एंड बिकॉज ही इज नॉट एन एजेंट, देयरफॉर ये चंडीगढ़ उनकी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं मानी जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं यार। अब हम देखेंगे कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अरोज होता है, कैसे अरोज होता है, और उससे रिलेटेड सारे प्रोविजंस को देखते हैं। देखो, कॉज ऑफ एक्शन अरोज, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है भाई? जहां पर डिफेंडेंट हो, डिफेंडेंट क्या रिजाइड कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, वर्क फॉर प्रॉफिट कर रहा हो, ये तीन हो गए। उसके बाद चौथा आता है भैया जहां पर वो कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ है, वहां पर भी आप अपना सूट दाखिल कर सकते हैं। देखिए अब एक चीज समझिए, कॉज ऑफ एक्शन मैंने क्या बताया था? मैंने बोला था हर वो फैक्ट जो प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़े टू गेट द डिसीजन इन हिज फेवर। ठीक है, वो फैक्ट जहां पर भी घटा है उस जगह को हम ये बोल देंगे कि यहां पर कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ है। कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़े अपने फेवर में डिसीजन लाने के लिए, वो फैक्ट कॉज ऑफ एक्शन कहलाता है। और वो फैक्ट जहां पर भी इमर्ज हो रहा है उस जगह को हम कॉज ऑफ एक्शन के अराइज करने की जगह मानेंगे। उदाहरण देते हैं, देखो कॉन्ट्रैक्ट का देखते हैं। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है और मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट था। अब मिस्टर ए गए हैं डैमेजेस के लिए, ठीक है, तो देखो कौन कौन से फैक्ट मिस्टर ए को प्रूव करने पड़ेंगे, उससे आपको अंदाजा लगेगा। पहला फैक्ट, भैया उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। दूसरा फैक्ट कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई। तीसरा फैक्ट, भैया मैंने तो अपनी तरफ से पैसे दे दिए इसको, आई हैव ऑलरेडी मेड द पेमेंट, जो भी काम इसको करना था आई हैव मेड द पेमेंट, ठीक है। तो ये मोटे मोटे, मतलब हालांकि इससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये तीन मेजर फैक्ट होंगे ना जो ए को प्रूव करने पड़ेंगे। अब देखिए, इन्हीं से हम अपना जगह निकालेंगे कि कॉज ऑफ एक्शन कहां पर अराइज हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके बीच में, इफेक्ट है, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट कहां हुआ था, दैट विल बी योर फर्स्ट कॉज ऑफ एक्शन अराइज जहां पे हुआ, ठीक है। ये प्लेस अपनी एक हो गई। मान लीजिए भैया कॉन्ट्रैक्ट हुआ दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद जो परफॉर्मेंस है वो जो कि नहीं हुई, वो कह रहा है जी इसने परफॉर्म नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट जिसके कारण मुझे नुकसान हुआ, मुझे डैमेजेस दिलाइए, वो परफॉर्मेंस नहीं हुई। तो परफॉर्मेंस कहां पर होनी थी, ये फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा। नहीं, परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो उसके लिए ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना कि परफॉर्मेंस कहां पर हुई थी। तो ये आपका कॉज ऑफ एक्शन यहां पर भी अराइज हो रहा है जहां पर परफॉर्मेंस होनी थी। मान लीजिए परफॉर्मेंस होनी थी चंडीगढ़ में उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो चंडीगढ़ कैन बी अनदर प्लेस जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है। फिर आता है जी पेमेंट कहां पर दी जानी थी या दी गई थी,
ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि पेमेंट दी गई थी या नहीं गई थी। ये इफेक्ट कहां पर होना था, उस जगह को भी हम कह देंगे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। मान लीजिए इसकी पेमेंट होनी थी हिसार में, तो कॉज ऑफ एक्शन इस कॉन्ट्रैक्ट वाले मामले में 3 जगह अराइज हो रहा है, दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी, हिसार में भी। तो ये कहीं पर भी कॉज ऑफ एक्शन, तीनों में से कहीं जगह भी ये अपना सूट फाइल कर सकते हैं। तो आई होप विद दिस एग्जांपल इट इज क्लियर कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने का मतलब हम क्या मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे एक लीगल प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं इक्विटी एक्ट्स इन पर्सनम। उसका मतलब क्या होता है और वो किस तरीके से सेक्शन 20 में इंक्लूड किया गया है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट है इक्विटी एक्ट्स इन पर्सनम। इस लीगल प्रिंसिपल का मतलब है कि वेनेवर द प्लेंटिफ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, वेनेवर द प्लेंटिफ सीक्स इक्विटी अगेंस्ट द डिफेंडेंट, then the plaintiff has to act in person against the defendant at the place of the defendant. बहुत बार डिफेंडेंट शब्द आ गया, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बताता हूं। जब भी देखिए यहां पर जो केस डाल रहा है वो इक्विटी सीक कर रहा है, वो न्याय सीक कर रहा है ना, किससे सीक कर रहा है, डिफेंडेंट से सीक कर रहा है। तो इक्विटी एक्ट्स इन पर्सनम का मतलब है कि जब भी आप न्याय सीक करने वाला जो व्यक्ति है वो उस व्यक्ति के पास जाकर अपना न्याय मांगेगा जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वो इक्विटी सीक कर रहा है। द प्लेंटिफ सीक्स इक्विटी अगेंस्ट डिफेंडेंट, व्हेन द प्लेंटिफ इज सीकिंग इक्विटी अगेंस्ट डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट जब वो इक्विटी मांग रहा है, न्याय मांग रहा है, तो ही विल एक्ट इन पर्सन, वो एक्ट इन पर्सन करेगा कहां पर, एट द प्लेस ऑफ द डिफेंडेंट। तो उसे डिफेंडेंट की जगह पे जाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि जब भी ए अपना कोई भी अधिकार बी से मांग रहा है तो ए विल गो टू द प्लेस ऑफ बी, दैट इज द प्लेंटिफ विल गो टू द प्लेस ऑफ द डिफेंडेंट, एंड ऐसा नहीं होगा कि डिफेंडेंट विल कम टू द प्लेस ऑफ द प्लेंटिफ। ठीक है, तो जब भी प्लेंटिफ, जो कि इस मामले में ए हैं, वो बी के अगेंस्ट अपना सूट डालेंगे तो भैया उनको बी की जगह पर जाकर वो सूट डालना पड़ेगा, जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं। उसी प्रिंसिपल को इक्विटी एक्ट्स इन पर्सनम कहते हैं। देखिए, ए रहते हैं जी दिल्ली, बी रहते हैं चेन्नई। तो अगर ए को बी के अगेंस्ट कुछ इक्विटी सीक करनी है, कोई न्याय लेना है, कोई राइट इन्फ्रिंज हुई है, उसका कुछ भी करना है आपको, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने दिल्ली में केस डाल दिया और बी आपके पास आके डिफेंड करेगा। नहीं, ए को जाना पड़ेगा कहां पर, डिफेंडेंट के पास। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इक्विटी एक्ट्स इन पर्सनम। ठीक है, अब देखिए यहीं से एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है, विच इज शिफ्टिंग ऑफ jurisdictional एडवांटेज। देखिए jurisdictional एडवांटेज क्या है, jurisdictional एडवांटेज ये है कि भैया किसके jurisdiction में केस डलेगा। तो अगर हम देखें तो मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं ये कहूंगा कि jurisdictional जो एडवांटेज है, जो बेसिक jurisdictional एडवांटेज है, बेसिक jurisdictional एडवांटेज है, वो डिफेंडेंट के पाले में है। क्यों डिफेंडेंट के पाले में है? क्योंकि इक्विटी एक्ट्स इन पर्सनम ये कहता है कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट के जुरिस्डिक्शन में जाके केस करेगा। ठीक है, तो बेसिक जुरिस्डिक्शनल एडवांटेज, एडवांटेज किसको हुआ जुरिस्डिक्शन का? वो डिफेंडेंट को हुआ। लेकिन ये एडवांटेज शिफ्ट हो जाता है। कैसे शिफ्ट हो जाता है वो मैं आपको बताता हूं। ऐसे शिफ्ट हो जाता है कि एक बार जब प्लेसेस फाइनल हो गई कि भैया मुकदमा यहां डल सकता है, यहां डल सकता है, यहां डल सकता है, यहां डल सकता है, तो जब 4 ऑप्शंस आ गए प्लेंटिफ के पास, तो आप प्लेंटिफ चूज करेगा कि वो कौन से ऑप्शन में डालेगा, 1 में डालेगा, 2 में डालेगा, 3 में डालेगा या 4 में डालेगा। भाई मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यह बताया कि हम जाएंगे डिफेंडेंट की जगह पर या जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो। ठीक है, डिफेंडेंट की कौन कौन सी जगह थी? रेजिडेंस, बिजनेस,
या फिर नौकरी करता हो, वर्क फॉर गेन करता हो। ठीक है, तो अपने पास ये 4 ऑप्शंस आ गए, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन और ये 4 ऑप्शन। तो सबसे पहले हमने एडवांटेज किसको दिया? ज्यूरिसडिक्शन का डिफेंडेंट को। लेकिन जैसे ही ऑप्शंस क्रिएट हुए उसके बाद एडवांटेज शिफ्ट हो गया कहां पर? प्लेंटिफ के पास। अब प्लेंटिफ इन 4 ऑप्शंस में से जो उसे ठीक लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, नजदीक लगेगा, जहां पर वो अच्छे से केस लड़ सकता है, वो उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज कर लेगा। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि दिस इज शिफ्टिंग ऑफ ज्यूरिसडिक्शनल एडवांटेज। वो एडवांटेज ज्यूरिसडिक्शन का जो पहले डिफेंडेंट के पास था, वो एक बार चॉइसेस होने के बाद कि ये आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, उसके बाद वो ज्यूरिसडिक्शनल एडवांटेज कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? प्लेंटिफ के पास शिफ्ट हो जाएगा, और अब प्लेंटिफ उन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शंस चूज कर लेगा। तो देखिए, ये आप समझ में, एक कॉन्सेप्ट समझ गए इक्विटी, ये इक्विटी एक्स इन पर्सनम का। ठीक है, अब देखिए ये सेक्शन 20 पे कैसे इंक्लूड किया गया इन्होंने। भाई सेक्शन 20 में क्या हो रहा है? सेक्शन 20 में यही तो हो रहा है ना कि हमने बोला कि भाई डिफेंडेंट के इन जगह पे आप जाके डाल सकते हैं, और कॉज ऑफ एक्शन भी इसमें इंक्लूड कर दिया, और बाद में बोल दिया कि ऑप्शंस है प्लेंटिफ के पास। दिस इज व्हाट वी हैव बीन सेइंग इन सेक्शन 20 ना, कि भैया यहां पे डालो, और यहां पे डालो, और यहां पे डालो, और जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वहां पे डाल लो। तो जो और आ रहा है ना, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हम अल्टीमेटली प्लेंटिफ को ये पावर दे रहे हैं कि इन ऑप्शंस में से आप चूज कर लीजिए। तो देखा जाए तो जो अभी हम कॉन्सेप्ट ऊपर डिस्कस कर रहे थे, इक्विटी एक्ट्स इन पर्सनम, वही कॉन्सेप्ट सेक्शन 20 में हमने इंक्लूड कर दिया। कैसे इंक्लूड कर दिया? हमने बताया कि भैया डिफेंडेंट की जगह पे जाना है, वहां पर हमने जाके ऑप्शंस दे दिए, और उन ऑप्शंस में से प्लेंटिफ को एक चूज करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इक्विटी एक्ट्स इन पर्सनम को हमने सेक्शन 20 में इनकलकेट किया है, इंक्लूड किया है, उसकी रीजंस को हम लेकर आए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले ना आप मुझे एक बात बता दो, आई होप दिस इज क्लियर कि सूट कहां पे डलेगा। ठीक है भाई, हम कह रहे हैं डिफेंडेंट जो है वो जहां पे रिजाइड करता हो, या फिर जहां पे वो वर्क फॉर गेन करता हो, या फिर वो कैरिंग ऑन बिजनेस करता हो, इन जगह डल सकता है। और चौथी जगह हमने बोल दिया जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो। इन चारों में से आप कहीं भी डाल लो जहां पर आपको ठीक लग रहा है, नो इश्यूज विद दैट। मेरा सवाल आपसे ये है कि भैया ये डिफेंडेंट है एक, मान लीजिए डिफेंडेंट मल्टीपल हो, तो आप क्या करोगे? मैं प्रॉब्लम देके समझाता हूं। देखो हुआ क्या कि डिफेंडेंट है अपने मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये 3 डिफेंडेंट है। ठीक है भाई, प्लेंटिफ है अपने एक्स। इन मिस्टर एक्स को इन तीनों डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट दाखिल करना है। अब देखिए, मिस्टर ए रेजिडेंस है इनका जी दिल्ली में, ये वर्क फॉर गेन करते हैं कहां पर? लखनऊ में। और जी ये बिजनेस कर रहे हैं चंडीगढ़ में। ठीक है, या हाँ चलो ऐसे ही देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये मिस्टर बी हैं, इनका रेजिडेंस है भोपाल में, और ये वर्क कर रहे हैं ग्वालियर में, और ये बिजनेस कर रहे हैं इंदौर में। अब सी पे आ जाइए, इनका रेजिडेंस है मुंबई, बिजनेस ये कर रहे हैं थाने में, वर्क ये कर रहे हैं थाने में, और जी इनका बिजनेस जो है वो है पुणे में। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इतने ऑप्शंस आ गए, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, अलग अलग शहर, और कोई किसी से मैच नहीं कर रहा। अब समस्या आती है भैया, अब आप कहां सूट डाल सकते हैं? क्या हम कहीं पर भी डाल दें? मतलब देखिए हमें सूट किसके अगेंस्ट डालना है? हमें एक्स वर्सेस ए, बी एंड सी, सूट डलेगा तीनों के अगेंस्ट। तो भैया कहां डालें? चंडीगढ़ में डाल दें तो ये बोलेगा यार मैं चंडीगढ़ कैसे आऊंगा? भाई भोपाल डाल लो, ग्वालियर डाल लो, इंदौर डाल लो, मैं क्यों चंडीगढ़ आऊं? ऐसे ही मुंबई वाला बोलेगा कि मैं क्यों चंडीगढ़ आऊं?
तो अगर डिफेंडेंट है एक तो कोई इशू ही नहीं, उसमें तो क्लियरिटी आई गई है भाई, जहां पे रहता हो, काम करता हो, बिजनेस करता हो, वहां पर तुम डाल लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये 3 अपने पास ऑप्शन हो गए। दिक्कत तब आती है जब डिफेंडेंट मल्टीपल होते हैं, आपको एक से ज्यादा डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट डालना पड़ता है। इन प्रॉब्लम का जवाब हमें मिलता है क्लॉज ए एंड क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 20। आप बेरेक निकालिए और क्लॉज ए एंड बी देखते हैं कि क्या बोल रहा है वो। ठीक है, देखिए ये बोल रहा है द डिफेंडेंट, एक सेकंड, हाँ जी, the defendant or each of the defendants where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally work for gain। देखिए the defendant, ये तो हटा दीजिए क्योंकि ये सिंगल डिफेंडेंट की बात कर रहा है, और each of the defendants, each of the defendant इसका मतलब क्या है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके पहले समझा देता हूं एंड देन वी कैन गो बैक टू द बेरेक्ट। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है। क्लॉज ए ये कह रहा है भाई कि मान लीजिए मिस्टर ए हैं, मिस्टर बी हैं और मिस्टर सी है। ठीक है, अब इनको नाम देने की बजाय नंबर देंगे। मान लीजिए ये रहते हैं 1 में, जुरिस्डिक्शन 1 में, और ये काम करते हैं जुरिस्डिक्शन 2 में, और ये जी बिजनेस करते हैं जुरिस्डिक्शन 3 में। मिस्टर बी जो हैं वो रहते हैं जुरिस्डिक्शन 4 में, लेकिन काम करते हैं जुरिस्डिक्शन 1 में और बिजनेस करते हैं जुरिस्डिक्शन 5 में। मिस्टर सी जो हैं वो रहते हैं जुरिस्डिक्शन 6 में, काम करते हैं जुरिस्डिक्शन 7 में और बिजनेस करते हैं जुरिस्डिक्शन 1 में। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि क्या इनमें कोई भी जुरिस्डिक्शन कॉमन है, इन तीनों डिफेंडेंट में क्या कोई भी जुरिस्डिक्शन कॉमन है। देखिए 1 2 3 4 1 5, तो भैया इनके बीच कॉमन क्या हो गया, 1। ठीक है, 1 में इसका भी कुछ ना कुछ रिलेशन है बी का, और 1 में ए का भी कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक है, अब आप देखिए, और अब हम चेक करते हैं कि क्या सी का कोई रिलेशनशिप है वहां पर। सी भैया रहता 6 में है और काम करता है 7 में, बिजनेस करता है 1 में। अरे वाह, मिल गया कनेक्शन। तो अब हमें एक ऐसी जगह मिल गई जहां पर तीनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो मेरे कहने का मतलब हम इसको 2 सिचुएशन में डील करते हैं। अगर मल्टीपल डिफेंडेंट हैं और सिचुएशन 1 क्या कहती है, सिचुएशन 1 ये कहती है कि अगर उनके बीच में एक भी कॉमन प्लेस है, इवन अ सिंगल कॉमन प्लेस, ये जरूरी नहीं है कि सभी वहां पर रह रहे हो, बेशक दूसरा वहां पे बिजनेस कर रहा हो। जैसे देखिए यहां पर ये बिजनेस कर रहा है ना 1 पे, और ये यहां पर नौकरी कर रहा है और ये यहां पे रह रहा है। इट डज नॉट मैटर कि वहां पर कर क्या रहा है, लेकिन कॉमन प्लेस होनी चाहिए। अगर तो कॉमन प्लेस है तो सेक्शन 2 का क्लॉज ए पिक्चर में आता है और वो सूट उस कॉमन प्लेस पे डाला जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर सूट कहां डलेगा, यहां पर सूट डलेगा या तो जुरिस्डिक्शन 1 में, क्योंकि सिर्फ जुरिस्डिक्शन 1 ही कॉमन आई है, या फिर जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो मल्टीपल डिफेंडेंट के मामले में हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि उनके बीच में क्या कोई जुरिस्डिक्शन कॉमन मिलती है। अगर जुरिस्डिक्शन कॉमन मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ उस कॉमन जुरिस्डिक्शन पे ही हम सूट डाल सकते हैं। ओनली इन दैट कॉमन जुरिस्डिक्शन वी कैन फाइल अ सूट, अदरवाइज वो सूट नहीं डलेगी। ठीक है जी, मतलब प्लेस पे नहीं डलेगी, फिर हम आएंगे दूसरे उसमें अगर कॉमन नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब ये आ गया कि कॉमन प्लेस उनके बीच में नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल है, ए बी सी। देखिए तो ये है 1 2 3, 1 पे रह रहा है, 2 पे काम करता है, 3 पे बिजनेस करता है, 4 5 और ये 6। ठीक है, और ये हो गया आपका 7 8 और ये 9। ठीक है, अब आप देखिए इनमें कोई कॉमन है, इनमें एक भी कॉमन नहीं है। अब कॉमन नहीं है तो भैया अगर मैं इसकी जुरिस्डिक्शन में डालूंगा तो ये चीची करेगा, ये बोलेगा जनाब मैं इतनी दूर क्यों जाऊं। अगर सी की में डालूंगा तो ये करेगा। तो अब इसका जवाब हम कहां से ढूंढें, इसका जवाब मिलता है हमें क्लॉज बी से सेक्शन 20। ठीक है,
सेक्शन 20 क्या कहता है? सेक्शन 20 ये कहता है भैया अब आप क्या कीजिए, आप किसी एक की भी कोई जगह पकड़ लीजिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने 3 पकड़ ली, ये वाली पकड़ ली, ठीक है, या फिर आपने 5 पकड़ ली, कोई भी, मतलब ये जो 6 आपके पास जुरिस्डिक्शन है इनमें से कोई भी एक जुरिस्डिक्शन आप उठा लीजिए और उस जुरिस्डिक्शन में आप जाकर अपना सूट फाइल कर दीजिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, सॉरी 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। और वो 2 कंडीशन क्या है भैया? या तो आपको ये जो पार्टीज हैं, जो डिफेंडेंट जिनके वहां पर आपने सूट नहीं डाला, वो कंसेंट दे दें, ठीक है, या फिर आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये दोनों चीजों के बाद ही आप इन 9 में से किसी भी एक उसमें अपना सूट डाल दीजिए। देखिए मैं इसको एग्जांपल देके बताता हूं, कंसेंट और कोर्ट परमिशन। मान लीजिए हुआ क्या भाई कि जो अपने प्लेंटिफ है मिस्टर एक्स, अब उन 9 में से उन्होंने एक को चुनना था तो उन्होंने चुन लिया 7th को, 7th जुरिस्डिक्शन जो है, ठीक है। अब जो 7th जुरिस्डिक्शन थी वहां पर उन्होंने सूट फाइल कर दी। अब सूट फाइल की तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, दे जस्ट वेटेड कि भैया लेट द डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन, डिफेंडेंट को ऑब्जेक्ट करने दो। देखो ये तो कर ही नहीं सकता सी, क्योंकि इसकी तो जुरिस्डिक्शन है ही, 7वें नंबर पे इसकी तो जुरिस्डिक्शन बनी रही है। ऑब्जेक्ट अगर कोई करेगा तो या तो ए करेगा या बी करेगा। तो एक्स ने सोचा कि यार ठीक है इनको ना ऑब्जेक्ट करना है तो उसके बाद देखते हैं। लेकिन हुआ क्या, ए एंड बी डिड नॉट ऑब्जेक्ट, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया ही नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने रिटन स्टेटमेंट भी फाइल कर दी, उन्होंने अपना जवाब भी दे दिया। जो सूट फाइल हुई है, जो अपना जवाब देते हैं जिसको हम रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं, उन्होंने अपनी रिटन स्टेटमेंट भी फाइल कर दी। तो एक तरीके से दे हैव एक्विस्केंस इन दी जुरिस्डिक्शन, ठीक है, एक तरीके से दे हैव गिवन कंसेंट टू दी जुरिस्डिक्शन। तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन मान लीजिए यहीं पर इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया होता, ऑब्जेक्शन लगा दिया होता तो अब बोल आ गई कोर्ट के पाले में। अब कोर्ट सभी पार्टीज को सुनेगा और कोर्ट अगर परमिशन दे देता है कि हाँ नहीं 7 नंबर जुरिस्डिक्शन पे ही करो, तो ए और बी को बात माननी पड़ेगी आफ्टर द परमिशन ऑफ द कोर्ट। और कोर्ट अगर ये डिसाइड करता है कि नहीं इनका ऑब्जेक्शन सही है तो वो अकॉर्डिंगली इसमें कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर मल्टीपल डिफेंडेंट्स हैं, अगर मल्टीपल डिफेंडेंट्स हैं और उन मल्टीपल डिफेंडेंट्स के बीच कोई भी एक कॉमन प्लेस है, तो सेक्शन 20 के क्लॉज ए के अनुसार उस कॉमन प्लेस पे आप सूट डाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई कॉमन प्लेस नहीं है तो आप किसी की भी जुरिस्डिक्शन पर सूट डाल दीजिए, यह हमें बताता है 2 का बी। लेकिन या तो आपको उन पार्टीज की कंसेंट चाहिए होगी जिनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर आपने सूट डाला उन डिफेंडेंट की, या फिर आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था ना कि उन्होंने सूट डाल दिया एंड दे विल वेट फॉर द डिफेंडेंट टू ऑब्जेक्ट, जनरली प्लेंटिफ ऐसा ही करता है। प्लेंटिफ सीधा परमिशन मांगने की बजाय, भाई ये भी तो हो सकता है ना कि प्लेंटिफ जब सूट फाइल करे तो साथ में परमिशन के लिए भी अप्लाई करते कोर्ट में कि जनाब मैं सूट फाइल कर रहा हूं लेकिन आपकी परमिशन चाहिएगी, तो कृपया करके मुझे परमिशन दीजिए इसमें। लेकिन अगर वो परमिशन एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक सेकंड रुकिएगा यार, इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग में कुछ इशू आ रहा है, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। हेलो, आई एम नॉट वेरी श्योर कि आवाज़ कैसी आ रही है क्योंकि मुझे इसमें डिस्टर्बेंस आ रही है ऑडियो में। चलो एनीवेज आई कंटिन्यू विद द एपिसोड। तो मैं कह रहा था कि जनरली प्लेंटिफ क्या करता है, वो परमिशन जो है जनरली प्लेंटिफ सीक ही नहीं करता। ओके ओके, तो जनरली प्लेंटिफ परमिशन लेगा ही नहीं और वो वेट करेगा कि लेट द डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट, क्या पता डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट ही ना करे और मेरा बिना परमिशन ये काम चल जाए। तो ज्यादातर केसेस में जनरली प्लेंटिफ क्या करता है, वो कोई भी परमिशन सीक नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं।
उसके बाद क्या रहता है डिस्कस करने के लिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलिए अब आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। देखो यार, थोड़ा ना लॉजिक लगाते हैं हम। जितना तुम लॉजिक लगाओगे ना लॉ में, लॉ उतना आसान लगेगा। तो हमें सिर्फ ना लॉजिक लगाना है। देखो अब क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं डिफेंडेंट्स की। हम कह रहे हैं जनाब हम तो उनको इंपॉर्टेंस देंगे, हम इक्विटी एक्स इन पर्सनम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और हम जहां पर डिफेंडेंट है ना उनको जुरिसडिक्शनल एडवांटेज देंगे। ठीक है, फिर हमने ऑप्शंस डिसाइड कर दिए 1 2 3 4, और फिर हमने जुरिसडिक्शनल एडवांटेज को शिफ्ट कर दिया प्लेंटिफ के पाले में कि भाई हमने ये तय कर दिया अब इनमें से कोई चार में से तू एक चूज कर ले। ठीक है जी, हो गया। लेकिन आप एक चीज सोचिए, मान लीजिए डिफेंडेंट नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन का मतलब डिफेंडेंट मिस्टर ए जो है वो ह्यूमन बीइंग है, वो नेचुरल पर्सन है। तब तो ये चीज चल जाएगी। कौन सी वाली चीज भाई? रेजिडेंस वाली। आपका ये वर्क फॉर गेन वाली, कैरीज ऑन बिजनेस, या फिर कॉज ऑफ एक्शन कहां पर अराइज हुआ है। ठीक है, अब दिक्कत ये आती है, मान लीजिए जो डिफेंडेंट है वो नेचुरल पर्सन ना हो के वो कोई जुरिस्टिक पर्सन है। जुरिस्टिक पर्सन, सॉरी यार आई वाज नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट। जुरिस्टिक पर्सन है, ठीक है। अगर वो जुरिस्टिक पर्सन, इसका मतलब क्या है भाई? वो कंपनी है कोई, हम कंपनी के अगेंस्ट भी तो केस डालते हैं ना भाई। वो कोई कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, हम कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट भी केस डाल सकते हैं। वो कोई फर्म भी हो सकती है, हम फर्म के अगेंस्ट भी तो केस डालते हैं। तो इस तरीके से वो कोई व्यक्ति नहीं है, इज नॉट अ पर्सन, इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है। ठीक है, ज्यूरिस्टिक पर्सन का मतलब है जिसको लॉ एक पर्सन मान के चल रही है, और हम जो भी कॉन्सेप्ट नेचुरल पर्सन पे लग रहे थे वो उस ज्यूरिस्टिक पर्सन पे लगा रहे हैं। लेकिन अब देखिए दिक्कत आएगी आपको। क्या दिक्कत आएगी? कंपनी का रेजिडेंस किसे बनाओगे भाई? आपको तो रेजिडेंस चाहिए था, लेकिन कंपनी का रेजिडेंस किसे बताओगे? कंपनी का तो कोई रेजिडेंस नहीं होता। क्यों? कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी ज्यूरिस्टिक पर्सन है। तो कंपनी का रेजिडेंस क्या होगा? पॉसिबल ही नहीं है, तो काटा मार दो भाई, ये तो अपने हाथ से निकल गया। अब मैं बात कर रहा हूं जब हम ज्यूरिस्टिक पर्सन के अगेंस्ट सूट डालेंगे, जब हम नेचुरल पर्सन के अगेंस्ट नहीं, ज्यूरिस्टिक पर्सन के अगेंस्ट सूट डाल रहे हैं, तो हम कहां कहां डाल सकते हैं, मैं उस मुद्दे पे लेके आना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, तो क्या हो रहा था, क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, रेजिडेंस निकल चुका है पिक्चर से, क्योंकि ज्यूरिस्टिक पर्सन का रेजिडेंस तो होता ही नहीं है। हम देख रहे हैं कि ज्यूरिस्टिक पर्सन के अगेंस्ट अगर हमें सूट डालना है तो हम कहां कहां डाल सकते हैं। तो नेचुरल पर्सन में तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है। अब ज्यूरिस्टिक पर्सन के ऑप्शन हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वो कह रहे हैं वर्क फॉर गेन। भैया कंपनी काम वर्क फॉर गेन थोड़ी ना करेगी, कोई कॉर्पोरेशन होगा वर्क फॉर नौकरी थोड़ी ना करेगी। भाई वर्क फॉर गेन क्या है? मैंने अगर उसको बहुत सिंप्लीफाई करूं तो नौकरी करना है एक तरीके से, क्योंकि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं? तनख्वाह के लिए कर रहे हैं, तो नौकरी कर रहे हैं एक तरीके से। तो कंपनी नौकरी थोड़ी ना करेगी, तो वर्क फॉर गेन भी काट दीजिए, तो ये ऑप्शन भी अपने पास खत्म। तो ज्यूरिस्टिक पर्सन के केस में अपने पास क्या ऑप्शन बचते हैं? अपने पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, कैरिंग ऑन बिजनेस और कॉज ऑफ एक्शन। तो कंक्लूड कर दिया जैसे भाई, कंक्लूजन इसका ये निकलता है, अगर तो है नेचुरल पर्सन तो आप जहां पे वो रहता है रेजिडेंस वहां पे डाल लीजिए, जहां पे वो वर्क करता है वहां पे डाल लीजिए, जहां पे वो बिजनेस करता है वहां पे डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर आपको ठीक लगे, या फिर जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। ठीक है जी। लेकिन अगर है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन, कंपनी, कॉर्पोरेशन या फर्म, तो रेजिडेंस वाला ऑप्शन कट गया है, नहीं डाल सकते, रेजिडेंस ही नहीं होता इनका कोई। उसके बाद वर्क वाला ऑप्शन कट गया है, नहीं वर्क, भाई कंपनी नौकरी थोड़ी ना करेगी। उसके बाद कैरिंग ऑन बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस बोल देते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के ना, प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, यस, प्लेस ऑफ बिजनेस तो है ही ना भाई, कंपनी काम करती है वहीं तो बिजनेस कर रही है ना, और कॉज ऑफ एक्शन जहां पे अराइज हुआ है। ठीक है, तो अपने पास क्या दो ऑप्शंस आ गए हैं? अपने पास ये दो ऑप्शन आ गए हैं, या तो आप डालो जहां पर कंपनी प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां पर कंपनी का, या जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। कंपनी के केस में, ज्यूरिस्डिक पर्सन के केस में अपने पास सिर्फ ये दो ऑप्शन है, रेजिडेंस और वर्क फॉर गेन वाला ऑप्शन कट गया। क्यों कट गया वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है।
अगर आप लीगल फंडा अप्लाई करोगे ना तो आपको ये याद रह जाएगा, नहीं तो आप इसी तरीके से कंफ्यूज रहोगे कि इसमें से छोड़ना कौन सा है, प्लेस ऑफ बिजनेस छोड़ना है या ये छोड़ना है। लेकिन जब आपने ये समझ लिया कि भाई रेजिडेंस तो कंपनी का हो नहीं सकता, वर्क फॉर गेन कंपनी का हो नहीं सकता, तो आपको क्लियर हो गया कि अब दो ऑप्शन बचते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस और कॉज ऑफ एक्शन। अब सवाल उठता है भैया, अब थोड़ा ना मामला और उलझेगा अभी, हालांकि हम इसको एंड में सुलझा देंगे अच्छे से, लेकिन अभी मामला थोड़ा सा और उलझेगा कैसे। अब सवाल ये उठता है कि भाई प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सी होगी, किसको हम प्लेस ऑफ बिजनेस बोलेंगे, क्यों ये दिक्कत क्यों आ रही है। देखो ये दिक्कत इसलिए आ रही है कि ये कंपनी है, उसके ना अलग अलग ऑफिसेज हो सकते हैं भाई, उसका एक हेड ऑफिस भी हो सकता है और ब्रांच ऑफिस तो भाई बहुत सारे हो सकते हैं, ब्रांच ऑफिस 1, ब्रांच ऑफिस 2, ब्रांच ऑफिस 3। अब देखा जाए तो भैया ये हर जगह बिजनेस ही तो कर रही है भाई, हेड ऑफिस से भी बिजनेस चल रहा है, ब्रांच ऑफिस से भी बिजनेस चल रहा है, 2 से भी बिजनेस चल रहा है, 3 से भी बिजनेस चल रहा है। मान लीजिए कोई कंपनी है और उसके 20 ब्रांच ऑफिस हैं ऑल ओवर इंडिया, तो ऐसे तो दिक्कत होगी ना। प्लेंटिफ क्या करेगा भाई, उन 20 में से कहीं भी उठा के सूट डाल देगा, ऐसे तो प्लेस ऑफ बिजनेस का काम नहीं चलेगा ना। हमने कंपनी की मुश्किलें बढ़ा दी, हमने डिफेंडेंट जो कि कंपनी के रूप में था उसकी मुश्किलें बढ़ा दी, ये हम नहीं चाहते। जो लॉ है वो चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए होता है, वो मुश्किलें बढ़ाने के लिए नहीं होता है। तो अब हमें ये प्लेस ऑफ बिजनेस समझना पड़ेगा कि भाई हम किसको प्लेस ऑफ बिजनेस माने। अगर हम सीधा इसको ऐसे ही छोड़ दें तो डिफेंडेंट तो 20 में से किसी एक जगह डाल के खड़ा हो जाएगा और दिक्कत कंपनी को होगी। तो इसको देखते हैं कि ये कहां पर और कैसे डाल सकते हैं। देखिए अब पिक्चर में आता है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 20। सेक्शन 20 के साथ जो एक्सप्लेनेशन अटैच्ड है ना, वो इस प्लेस ऑफ बिजनेस को कॉर्पोरेट के मामले में एक्सप्लेन करता है। एक बार सेक्शन 20 देखते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो आज ही आप एक्सप्लेनेशन पढ़िए इसकी, क्या कह रहा है ये कह रहा है कॉर्पोरेशन शेल बी डीम टू कैरी ऑन बिजनेस। कॉर्पोरेशन इसका मतलब ज्यूरिस्टिक पर्सन है। मेरे को ना दिक्कत ये आ रही है कि मैं काफी देर से आपको ज्यूरिस्डिक्शन पढ़ा रहा हूं ना, तो ज्यूरिस्टिक बोलता हूं तो ज्यूरिस्डिक्टिक निकल रहा है बार बार मुंह से ना, ज्यूरिस्टिक पर्सन बोल रहा हूं तो क्योंकि ज्यूरिस्डिक्शन लगातार बोले जा रहा हूं तो ये दोनों के बीच में ना प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है। चलिए एनीवेज कम बैक टू द टॉपिक। हाँ तो मैं बोल रहा था कि कॉर्पोरेशन जो शब्द है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन हो गया आपका, ठीक है। वो कह रहे हैं डीम टू कैरी ऑन बिजनेस, कहां पर, एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस। जहां पर सोल ऑफिस क्या है, हेड ऑफिस, भाई अकेला ऑफिस है जहां पर, इन इंडिया और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट एनी प्लेस वेयर इट एज ए सबऑर्डिनेट ऑफिस एट सच प्लेस। देखिए सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बता गया, सोल ऑफिस इज दी ओनली ऑफिस, मतलब अगर आपका अकेला ऑफिस है इंडिया में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिस इज आपका हेड ऑफिस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भैया अगर आपका अकेला ऑफिस है, सिर्फ ऑफिस आपका है ही नहीं कोई, तो आप वहां पर डाल सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ हेड ऑफिस है और कोई ऑफिस नहीं, आप वहां पर डाल सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि अगर आपके पास ब्रांच ऑफिस है, सबऑर्डिनेट ऑफिस जो बोल रहा है ये ब्रांच ऑफिस है, और वहां पर कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस ब्रांच ऑफिस पे डाल सकते हो। मुझे पता है ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी, आई ऑलरेडी न्यू इट। अब क्या करते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जजमेंट आती है पटेल रोडवेज लिमिटेड, और उसमें जो इंटरप्रिटेशन है ना वो मैं आपको बता दूंगा सिंपल शब्दों में, आपका फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम एक बार देख चुके हैं लेकिन हमें ना ज्यादा उसमें कुछ समझ में नहीं आया, तो अब क्या करते हैं, देन केम द केस ऑफ, प्लीज टेक दी साइटेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। और मेरा कहना यह कि अगर इस मुद्दे पे ये क्वेश्चन आए तो आपको चूकना नहीं है यार, ये केस लॉ ना याद करके ऐसे के ऐसे पेपर में लिख के आना है। पटेल रोडवेज लिमिटेड बॉम्बे वर्सेस प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी, (1991) सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ठीक है। 3 जज बेंच थी जी, 3 जज बेंच थी, और जो जजमेंट डिलीवर की थी वो जस्टिस ND ओझा ने की थी, ND ओझा, ठीक है। चलिए मुद्दे पे आते हैं कि बात क्या कही थी इन्होंने देखो ये कहा क्लियरली, इन्होंने 2 सिचुएशन में डिवाइड कर दी सिचुएशन। एक्सप्लेनेशन 2 को समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है।
सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 कह रहा है कि भाई अगर कंपनी का एक लौता ऑफिस है, हेड ऑफिस बोल लीजिए उसे, सोल ऑफिस बोल लीजिए, और ब्रांच ऑफिस कोई भी नहीं है, देयर इज नो ब्रांच ऑफिस, ठीक है। एक कंपनी है, उसका सिर्फ एक ही ऑफिस है दिल्ली, और कोई हेड ऑफिस नहीं है, तो कहां पर डाल सकते हैं आप सूट? हम इस हेड ऑफिस को प्लेस ऑफ बिजनेस मानेंगे, तो हम ये सूट कहां डाल सकते हैं? हेड ऑफिस में। मान लीजिए हेड ऑफिस दिल्ली में, तो कहां डल जाएगा? दिल्ली में। और इसके अलग कॉज ऑफ एक्शन जहां पे हुआ है वो तो है ही है, ठीक है। अब आती है सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 ये कह रही है कि जहां पर कंपनी का हेड ऑफिस भी है और ब्रांच ऑफिस भी है, जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर रहा था, इसको भी हम बोल लेते हैं 1 2 3, 3 ब्रांच ऑफिस है। तो अब कहां पे डलेगा? देखिए, ये बोल रहा है हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस 1, ब्रांच ऑफिस 2, ब्रांच ऑफिस 3, और जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, ठीक है। इनको नाम देते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। ये मान लीजिए हेड ऑफिस आपका दिल्ली में, ये आपका पुणे में, ये आपका मुंबई में, ये आपका चेन्नई में, और ये आपका हो गया मान लीजिए भोपाल में। तो अगर आपके हेड ऑफिस भी है और आपके ब्रांच ऑफिस भी हैं, मल्टीपल हैं चाहे सिंगल हैं, तो आपका केस कहां डलेगा? प्लेस ऑफ बिजनेस किसको माना जाएगा? हम प्लेस ऑफ, मैं दोबारा से, एक सेकंड, अगर मैं मिस कर गया हूं तो मैं दोबारा से बता दूं। हम प्लेस ऑफ बिजनेस का इंटरप्रिटेशन ढूंढ रहे हैं कि जब इतने सारे प्लेसेस होंगे किसी कंपनी के, तो हम प्लेस ऑफ बिजनेस किसको माने? इन सबको मानेंगे तो प्लेंटिफ इनकी बैंड बजा देगा, कहीं भी केस डाल देगा। हमें कोई तो एक प्लेस ऑफ बिजनेस माननी पड़ेगी ना। तो प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सी होगी जब अलग अलग ऑफिस उनके हैं? हम वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला कि अगर सिर्फ हेड ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है ही नहीं, तो अपने पास कोई दिक्कत ही नहीं है, वो हेड ऑफिस अपना प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन आता है इस वाले मामले में, व्हेन देयर आर मल्टीपल ऑफिसेज, वन इज योर हेड ऑफिस एंड रेस्ट आर योर ब्रांच ऑफिसेज, ठीक है। इस सिचुएशन में कहां पे डलेगा? इस सिचुएशन में डलेगा हेड ऑफिस पे, और ये ब्रांच ऑफिस का कोई लेना देना नहीं है। बेशक उनकी ब्रांचेस हैं वहां पर, लेकिन कहां पे डलेगा? दिल्ली में, जो कि हेड ऑफिस है। लेकिन यहां पर क्या था? कॉज ऑफ एक्शन कहां पर हुआ है? भोपाल में। अब इस पिक्चर को थोड़ा सा बदल दीजिए। देखिए, जो कॉज ऑफ एक्शन है ना, अब वो भोपाल में ना होके वो हुआ है मुंबई में। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, जैसे ही कॉज ऑफ एक्शन आपका किसी भी ब्रांच ऑफिस में हो रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ वो ब्रांच आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगी, बाकी सब कांटे लग जाएंगे। हेड ऑफिस पे भी कांटा लग जाएगा, इस ब्रांच ऑफिस 1 पे भी कांटा लग जाएगा, और ब्रांच ऑफिस 2 पे भी कांटा लग जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा से बता देता हूं, मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस 1, ब्रांच ऑफिस 2, ब्रांच ऑफिस 3 और एक कॉज ऑफ एक्शन, ए, इसको कर लेते हैं 1, नहीं यार, ए, बी, सी और डी, और जो कॉज ऑफ एक्शन है वो किसी पांचवी जगह पे हो रहा है, वो ई पे हो रहा है। प्लीज पे अटेंशन, वो ई पे हो रहा है, तो कौन सा प्लेस ऑफ बिजनेस होगा? ए हो जाएगा, जो हेड ऑफिस है। इन सब पे कांटे लग जाएंगे। लेकिन अगर कॉज ऑफ एक्शन बी है, जो कॉज ऑफ एक्शन की जगह है वो बी है, तो भैया प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, ब्रांच ऑफिस जहां पर नंबर 1 था, ठीक है। और इन सब पे कांटा लग जाएगा। और मान लीजिए वो कॉज ऑफ एक्शन की जगह सी है, तो ये हो जाएगा, इसको पास कर दो, इन सब पे कांटा मार दो। और मान लीजिए वो डी है, तो ये हो जाएगा, इन सब पे कांटा लग जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ब्रांच ऑफिस और कॉज ऑफ एक्शन, ब्रांच ऑफिस और कॉज ऑफ एक्शन की जगह सेम है, तो दैट ब्रांच ऑफिस विल बी दी प्लेस ऑफ बिजनेस, और वो सबको पीछे छोड़ देगा, बाकी हम सब रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर कॉज ऑफ एक्शन किसी तीसरी जगह पे हो रहा है जहां पर ब्रांच ऑफिस का कोई लेना देना नहीं है, तो ब्रांच ऑफिस से हम कुछ नहीं समझेंगे, हम सीधा हेड ऑफिस को प्लेस ऑफ बिजनेस मानेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। दिस वाज डेल्ट इन दिस इंपॉर्टेंट केस विच आई टोल्ड यू, पटेल रोडवेज लिमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो इसमें इसको डील किया गया था। चलिए अब लास्ट चीज पे आते हैं, जो अपने उसका लास्ट डिस्कशन आज का। अब हम आज के एपिसोड का लास्ट पार्ट करते हैं। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है
कि देखो हमने फंडा किया इक्विटी एक्ट्स इन पर्सनम का किया, जो ये कहता है कि भैया प्लेंटिफ जाएगा डिफेंडेंट के पास, डिफेंडेंट नहीं जाएगा प्लेंटिफ के पास। जो बेसिक जूरिसडिक्शनल एडवांटेज है वो डिफेंडेंट के पाले में है। ये सारी चीजें हमने देखी और ये भी देखा कि सेक्शन 20 में इस लीगल प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट किया गया है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन से मेरे कहने का क्या मतलब है? एक्सेप्शन से मेरे कहने का मतलब है कि जहां पर प्लेंटिफ डिफेंडेंट के पास नहीं जा रहा है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट को अपने पास बुला रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सेक्शन 20 में तो यह था ना कि डिफेंडेंट के रेजिडेंस, वर्क फॉर गेन, बिजनेस या फिर कॉज ऑफ एक्शन पे जा रहे थे हम सूट डालने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर प्लेंटिफ जहां पर रहता है, प्लेंटिफ का रेजिडेंस, प्लेंटिफ वर्क फॉर गेन, वहां पर भी सूट डाला जा सकता है। ये एक्सेप्शंस कौन से हैं? ये एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 62(1) ऑफ कॉपीराइट एक्ट एंड सेक्शन 134(2) ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट। अकॉर्डिंग टू देम जो प्लेंटिफ की जगह है वहां पर भी सूट डाला जा सकता है, मतलब जहां पे प्लेंटिफ रहता है वहां पर भी सूट डाला जा सकता है। ठीक है, तो देयर इज नो इशू ऑन दिस एस्पेक्ट। इशू कहां पर आता है? इशू ये आता है कि जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा, प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ा, हमने क्या देखा? हमने ये देखा भाई कि जो ब्रांच ऑफिस है ना, प्लीज पे अटेंशन, जो ब्रांच ऑफिस है वहां पर सूट सिर्फ और सिर्फ तब डलेगा जब वहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो। अगर ब्रांच ऑफिस पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ है तो वहां पर सूट नहीं डलेगा। फिर हम प्लेस ऑफ बिजनेस किसको मानेंगे? हेड ऑफिस को मानेंगे। यही मैंने डिस्कस किया है ना अभी आपसे सेक्शन 20 के एक्सप्लेनेशन में। तो सवाल ये उठता है कि जब हम प्लेस ऑफ बिजनेस और डिफेंडेंट तय कर रहे थे, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप मिस कर जाएंगे पॉइंट अगर आपने ध्यान से नहीं सुना। मैं कह रहा हूं कि एक्सप्लेनेशन जो है सेक्शन 20 का वो किसके बारे में बात कर रहा है? प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द डिफेंडेंट, राइट। लेकिन मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जहां पर प्लेंटिफ के जगह पे भी सूट डाल सकता है, उसके रेजिडेंस पर, उसके बिजनेस की जगह पर और उसके वर्क फॉर गेन पर। तो मैं कह रहा हूं कि जो एक्सप्लेनेशन डिफेंडेंट पर अप्लाई हो रही थी सेक्शन 20 में, क्या वो एक्सप्लेनेशन प्लेंटिफ पर भी अप्लाई होगी जब उसका प्लेस ऑफ बिजनेस ढूंढना होगा? एग्जाम्पल देता हूं, इससे क्लियर हो जाएगा कि हुआ क्या था। देखिए, प्लेंटिफ का जो हेड ऑफिस है वो है मुंबई में, और प्लेंटिफ का जो ब्रांच ऑफिस है वो है दिल्ली में, और जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वो हुआ है मुंबई में। ठीक है, और प्लेंटिफ, ये जो मामला है ये मान लीजिए कॉपीराइट एक्ट से रिलेटेड मामला है जहां पर प्लेंटिफ अपनी जगह पे भी सूट डाल सकता है। अब प्लेंटिफ ने क्या किया? सूट डाल दिया दिल्ली में। अब डिफेंडेंट है वो है मुंबई का, मुंबई में रहता है डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन किया कि जनाब ये जो सूट है ये मुंबई में डाला जाना चाहिए था क्योंकि दिल्ली की जुरिसडिक्शन नहीं बनती। दिल्ली की जुरिसडिक्शन इसलिए नहीं बनती क्योंकि जो हेड ऑफिस है वो मुंबई है और कॉज ऑफ एक्शन भी मुंबई में अराइज हुआ है। तो यहां पर सवाल ये उठा, देखिए अगर हम यहां पर एक्सप्लेनेशन 20 अप्लाई कर दें, सॉरी एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 20 अप्लाई कर दें, एक्सप्लेनेशन सेक्शन 20 क्या कह रही थी कि ब्रांच ऑफिस में सूट तभी डलेगा, तभी वो प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाएगी अगर कॉज ऑफ एक्शन वहां पर हुआ हो। तो कॉज ऑफ एक्शन कहां पर हुआ है? मुंबई में हुआ है, दिल्ली में तो नहीं हुआ। कॉज ऑफ एक्शन जो है वो मुंबई में हुआ है, वो दिल्ली में नहीं हुआ है। तो इसलिए क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन तीसरी जगह पे, तो ब्रांच ऑफिस प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं कहलाएगी, जो हमने पटेल वाले केस में अभी देखा था। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन डिफेंडेंट पर अप्लाई होती है तो क्या ये एक्सप्लेनेशन प्लेंटिफ पर भी अप्लाई होगी? द आंसर टू दिस इज यस, क्योंकि हमें पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करनी है
और हमें जस्ट और इक्विटी की तरफ चलना है, जस्टिस और इक्विटी की तरफ चलना है। और जस्टिस और इक्विटी ये कहता है कि भैया एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 20 सिर्फ डिफेंडेंट पर नहीं, अगर प्लेंटिफ को भी अधिकार है अपने जुरिडिक्शन में केस डालने का तो वो प्लेंटिफ पर भी अप्लाई होती है। और सेक्शन 20 की एक्सप्लेनेशन अगर अप्लाई होती है तो ये जनाब दिल्ली में केस नहीं डाल सकते, आपको हेडक्वार्टर पे डालना पड़ेगा, मुंबई में डालना पड़ेगा। आप दिल्ली में तब केस डाल सकते थे जब आपका केस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन ब्रांच ऑफिस में हुआ होता, तब आप ब्रांच ऑफिस में डाल सकते थे, इसके अलावा आप नहीं डाल सकते। तो दिस वाज फाइनली डिसाइडेड इन द केस ऑफ, मैं आपको साइटेशन दे देता हूं, इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस संजय डालिया, 2015 सुप्रीम कोर्ट। आई होप आई एम एबल टू डिलीवर दी मैसेज टू यू। माई ओनली मैसेज वॉज कि भाई जो डिफेंडेंट के ऊपर सेक्शन 20 की एक्सप्लेनेशन अप्लाई हो रही है वो प्लेंटिफ पर भी अप्लाई होगी उन मामलों में जहां पर प्लेंटिफ को भी जुरिस्डिक्शन का राइट दिया गया है, जैसे कॉपीराइट एक्ट में दिया गया है, ट्रेडमार्क एक्ट में दिया गया है। विद दिस एक्सप्लेनेशन आई फिनिश दिस एपिसोड और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।